11:30 કલાકનું જ છે. થિયરી જોડે કલાક થશે મેક્સિમમ. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में से एक क्वेश्चन आता है. तो प्रीवियस 3 साल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में से आया है, इलास्टिक मॉड्यूलस वाले में से. तो 3 साल से वो रिपीट हो रहा है एक न एक टॉपिक. तो शायद इस साल यहाँ से क्वेश्चन बने, इसलिए फ्लूइड में ज़्यादा ध्यान देना है. फ्लूइड ख़त्म होने के बाद इलास्टिक मॉड्यूलस का टॉपिक कर लेना है बस. मतलब ये 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन. मैंने आपको शायद बताया था ऐसा हमने प्रिपरेशन किया है. अब इस नेहा को बताया यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से 2 क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से 1 क्वेश्चन, फिर प्लेन में से 2, लॉस ऑफ मोशन में से भी 2, वर्क पावर में से भी 2 क्वेश्चन. मतलब यहाँ से 3-3 क्वेश्चन आने के चांस है. वर्क पावर में से भी कई बार 3 क्वेश्चन आए, पर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे. हाँ કરીશું ને આપણે. આમાંથી બીજા 5 ક્વેશ્ચન આવશે, પણ આ ઇઝી છે. અને જે અઘરું હતું જેમાંથી ક્વેશ્ચન 100% આવવાના જ છે. આમાં પ્રિડિક્ટ નહીં કરાય કયા ટોપિકમાંથી આવશે. આમાં બધા ટોપિક પ્રિડિક્ટેબલ છે કે આ ટોપિકમાંથી જ આવશે. આ 3 ચેપ્ટરમાંથી 5 ક્વેશ્ચન આવશે, પણ કયામાંથી આવશે શું આવશે આપણને ખબર નહીં. એટલે એ આખા કરવા પડશે. तो फ्लूइड्स का बेसिक मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, मतलब विच कैन फ्लो विथ इट्स ओन मास. जो अपने खुद के मास की वजह से फ्लो कर सके, ऐसे चीज़ को बोलते हैं फ्लूइड्स. फॉर एग्जांपल वाटर, कोई भी तरीके का लिक्विड. फिर हमें क्या सीखना था कि फर्स्ट टॉपिक हमारा था हाउ टू डिफाइन प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. पर इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा था कि फोर्स को एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे. ये चैप्टर 2 जब कराया था तब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था. तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? ये सेकंड वाला राइट ऑप्शन है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्रेशर. बिकॉज सिचुएशन क्या होती है, जब हम सीधे खड़े हैं तो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारे पैरों से. जैसे ही कुछ एंगल बना देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सिंपल है. तो प्रेशर कैसे लगाना है? तो कभी परपेंडिकुलरली लगाना है किसी भी एरिया पे. मतलब ये ब्लॉक है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाना है 90 डिग्री पे. समझ में आ रहा है? तब जाके वो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा. अगर किसी एंगल पे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, फोर्स का कोई कंपोनेंट लगेगा इधर से. समझ में आ रहा है? ऐसे कि अगर किसी एंगल पे फोर्स लगाया है तो किसी फोर्स के एंगल का एफ साइन थीटा, मतलब पूरा फोर्स लगने की बजाय एफ साइन थीटा लग रहा है. समझ में आ रहा है? ऐसे डस्टर को पकड़े रखने के लिए यहाँ से मैंने कुछ प्रेशर लगाया परपेंडिकुलरली, तो फर्स्ट केस पूरा का पूरा प्रेशर लग गया. पर कोई एंगल पे ऐसे लगाया तो पहले जितना फोर्स लगा होगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा. सिंपल इतना समझना है. तो प्रेशर को ऐसे डिफाइन करते हैं. उसके बाद थियरी है हमारी प्रेशर की, कि प्रेशर जब किसी कॉलम की वजह से लगेगा. सबसे पहले डेंसिटी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी साधु mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. ये कैसे बनता है? तो कि किसी हाइट पे किसी मास को ले जाओ तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है. सिमिलरली अगर किसी h हाइट के कंटेनर में अगर कोई पानी भर दिया जाए, कोई भी लिक्विड भर दिया, तो लिक्विड की डेंसिटी समझ लो रो है. तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. अब ये मैंने पानी भरा है h हाइट तक, तो इसके अंदर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. समझ में आ रहा है? तो वो कितनी होगी? तो मास तो है नहीं, रो जी एच, बिकॉज वी कैन नॉट कोट अबाउट मास. समझ में आ रहा है? तो इतना फोर्स लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे. डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर ऐसा पूछा होगा. तो सपोज ये लिक्विड भरी हुई चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ हम ऐसे डाल दें तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा? तो पानी की वजह से जितना प्रेशर लगेगा वो होगा एच रो जी.
ऑन द सरफेस, मतलब ये ऊपर से ओपन है तो उसके ऊपर हवा का प्रेशर भी लगेगा, प्रेशर ऑफ एयर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ एयर प्लस एच रो जी। तो पी टोटल का फॉर्मूला हुआ ऐसे, और पी टोटल माइनस पी है तो क्या हो जाएगा, एच रो जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लूइड आपका जो पार्टिकल है वो हवा में ऐसे है, मतलब थोड़ा पानी में और थोड़ा बाहर, तो उसके ऊपर दोनों प्रेशर लग रहे हैं, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। पर आफ्टर थोड़ा अंदर डूब जाने के बाद अब तो उसके आसपास सिर्फ पानी है, तो उसके ऊपर लगेगा गॉज प्रेशर। सिंपल है, मतलब કોઈ વસ્તુ બહાર છે તો એની ઉપર હવા અને પાણી બંનેનો પ્રેશર લાગ્યું એટલે ટોટલ થશે, અને વસ્તુ અંદર ઘૂસી ગયા પછી ખાલી પાણીનું પ્રેશર લાગશે એટલે એચરોજી। સિમ્પલ છે, એટલે ક્વેશ્ચનમાં ક્યારે ગોજ પ્રેશર કાઢવાનું ક્યારે એબ્સોલ્યુટ કાઢવાનું એ ખબર પડી જાય। કોઈ ડાઉટ આમાં? હવે આમાંથી ક્વેશ્ચન કેવા બનશે, તો આપણી પાસે JEE का सेक्शन है वो छोड़ देते हैं, ये लिख लो, जोड़े जोड़े लखवान चालू कर दो। अब पास्कल्स लो, इसके बाद फिर एक वर्ड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सुना है? क्या मतलब होता है इसका? मतलब ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? नहीं वो अलग, ये अलग है, समझा देता हूँ। 10th क्लास में हमने नहीं मैग्निफिकेशन जैसा कुछ देखा था, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। फिर एक आता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर ये मीटर अपॉन मीटर होगा तो ये ऐसा रेशियो है जिसका कोई यूनिट नहीं है, कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज जिसे बोलते हैं रेशियो। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक रेशियो है, वो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। कौन? डेंसिटी का कंपैरिजन। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक नंबर होगा। न हुआ क्या तो बोलो ना बस, हमें याद है लोगों। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का रेशियो। सपोज सैफायर जो होता है, यहाँ पे हम ऐसा करते थे, सैफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। वैसे सफ़ायर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 4। मतलब कि सैफायर की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कंपेयर करोगे, मतलब મને ખબર છે કે એની ડેન્સિટી 4 છે અને પાણીની ડેન્સિટી બી ખબર છે મને, તો સેફાયરની ડેન્સિટી મળી જાય। ખબર પડી? સિમ્પલ છે। એટલે આવા ક્વેશ્ચન પૂછે। પાણીની ડેન્સિટી આપણે યાદ કરી લેવાની, 1000 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ અને 1 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ। એટલે CGSમાં અને SIમાં ખબર હશે તમને। પછી તમને સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી આપી હશે એલિમેंटની, कैनेडा बैल्सम की स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज ये है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया है और कैनेडा बैल्सम की डेंसिटी पूछी है, तो ऐसा कर लोगे, समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है जो उन दोनों का है, तो उसका नंबर लिखेंगे। फिर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमें फाइंड करना है, उसकी कंपेरिजन किसके साथ हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली वाटर के साथ ही होती है। अगर दिया हुआ होगा तो बोला होगा कि डेंसिटी ऑफ दिस, मतलब जिसके रेफरेंस में वो नीचे जाएगा और जिसकी फाइंड करनी है वो ऊपर आएगा। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऊपर से सपोज पेट्रोल भरवाने जाते हैं हम, तो 1 लीटर का पानी का बोतल और 1 लीटर का पेट्रोल का बोतल, दोनों का वजन करेंगे तो किसका ज़्यादा आएगा?
पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है, पेट्रोल की डेंसिटी 700 या 400 समथिंग होती है ना, पतलू है, पानी करता पतलू। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, पेट्रोल की कम है। तो पेट्रोल का 1 लीटर का बोतल जिसका वज़न कम होगा और पानी का 1 लीटर का बोतल जिसका वज़न ज़्यादा होगा। जब पेट्रोल भरवाने जाओ तो वहाँ डेंसिटी लिखी होती है, तो पानी की बोल रहा हूँ 1000, तो उसकी 748 समथिंग होती है या 700 समथिंग होती है। देखना पड़ेगा एक बार कितनी होती है पेट्रोल की डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी फ्लूइड में अगर किसी पार्टिकल को डाल दिया जाए, एनसीईआरटी में ट्रायंगल से समझाया गया है कि इसके सारे सरफेस के एरिया का डायरेक्शन क्या होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस। मतलब ये फ्लोरिंग है, इसके नीचे के फ्लोर के लिए ये सीलिंग है, तो मुझे अभी मेरे लिए ये फ्लोरिंग है, तो मुझे टाइल्स फिट करनी है, तो मैं एरिया कैसे फाइंड करूँगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस। समझ में आ रहा है? तब मुझे पता चलेगा कि इतना एरिया है तो इतनी टाइल्स चाहिए होंगी। वैसे ही यहाँ के सीलिंग की बात कर रहे हैं, तो सीलिंग का एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस, तो एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स द सरफेस। तो पास्कल्स लॉ ऐसा बोलता है कि अगर ये स्क्वायर किसी फ्लूइड में डाला हुआ है तो फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा हर तरफ से। एनसीईआरटी में ट्रायंगल दिया है पर मैं स्क्वायर लेके समझा रहा हूँ कि सपोज ये ए साइड है, बी साइड, सी साइड और डी साइड, तो फोर्स ऐसे लगेगा और एरिया ऐसे होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस। समझ में आ रहा है? सिमिलरली ऐसे यहाँ से सी पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लगेगा, इसका एरिया ऐसे होगा। बी सरफेस पे फोर्स ऐसा होगा, एरिया ऐसा होगा। डी सरफेस साइड पे भी फोर्स ऐसा होगा, एरिया ऐसा होगा। तो बी के ऊपर जितना फोर्स लगा यहाँ से उतना लगा, यहाँ से जितना लगा उतना यहाँ से लग गया। तो प्रेशर ऑन द ईच साइड ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम। ये है पास्कल्स लॉ कि किसी भी फ्लूइड में किसी बॉडी को इमर्स मतलब डाल दिया जाए तो उसके सारे सरफेस पे लगने वाला प्रेशर सेम होगा। स्विमिंग पूल में આપણે પડી જઈએ તો બધી બાજુ આપણને એક સરખો પ્રેશર લાગે। फिर पास्कल्स लॉ का यूज क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स का केस हो जाएगा और उतना डिटेल में आएगा नहीं, कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पास्कल्स लॉ का यूज़ क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट करके एक थियरी आती थी, कि हमको पता चल गया कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द वन साइड इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द अदर साइड। ये ए साइड का एरिया कम है और बी साइड का एरिया ज़्यादा है। एरिया ऑफ ए साइड एंड एरिया ऑफ बी साइड, उसमें से लग रहा है एरिया ऑफ बी ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। अब यहाँ से मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ वो फोर्स मल्टीप्लाई होके पहुँचेगा। सपोज इसका मतलब हुआ प्रेशर एट ए साइड इज इक्वल टू प्रेशर एट बी साइड, बराबर है। तो प्रेशर ऑफ ए मतलब फोर्स ऑन ए साइड अपॉन एरिया ऑफ ए साइड इक्वल टू फोर्स ऑन बी साइड अपॉन एरिया ऑफ बी साइड, ऐसा हो जाएगा। मतलब सपोज यहाँ से मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, तो यहाँ पे सपोज वो 100 टाइम्स हो गया, एरिया भी 100 टाइम्स कर दिया यहाँ पे मैंने, तो फोर्स 100 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन दोनों का रेशियो ले लूँगा तो 1/1 ही आ गया। मतलब समझ में आ रहा है, दोनों सेम है। पर एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे आप कार में थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हो और मतलब हाइड्रोलिक जैक में थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हो और पूरी कार उड़ जाती है। मतलब पूरी कार तो 1000 किलो की होती है, 1000 kg की, और उसको उठाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस में ऐसा वो आता है कि ऐसे पैरों से थोड़ा थोड़ा दबाओ तो पूरी कार उड़ जाती है।
हाइड्रोलिक जैक में, तो उसने थोड़े से फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 100 टाइम्स कि पूरी कार उठ गई। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर कौन सा यूज़ हुआ? पास्कल्स लॉ, कि एक साइड पे आपने जो फोर्स लगाया वो इधर मल्टीप्लाई हो चुका है, पर वो ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि दोनों का रेशियो सेम रहे। ये उसका एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ कि किसी भी फ्लूइड में, इधर फ्लूइड कहाँ यूज़ हुआ? तो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड यूज़ हुआ अंदर, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जैसे टेंशन फोर्स सब समझ रहे थे तो स्ट्रिंग की बात करें तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग। फिर स्प्रिंग की बात करते तो स्प्रिंग भी मासलेस होती थी और उसका कुछ कांस्टेंट होता था कि डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। वैसे ये जो फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, उसको हमने अज्यूम किया है कि ये कभी कंप्रेस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पर इन रियलिटी जो जैक होता है उसका फ्लूइड थोड़े टाइम में ख़राब हो जाता है, फिर हमें नया फ्लूइड डालना पड़ता है। इसमें विस्कोसिटी लेस। आइडियल फ्लूइड कैसा होता है? तो जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती है, प्लस और क्या होता है उसके अंदर, इनकम्प्रेसिबल होता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी हो गया। कुछ मिनट। बॉयंट फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब अगर पानी में कोई बोट तैर रही है तो उसके लिए कौन सा रीज़न है? तो भाई यहाँ से बॉयंट फोर्स लगता है। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई सपोज यू हैव अ कंटेनर फुल ऑफ लिक्विड। अब इसके अंदर हमने कुछ मास वाली कोई चीज़ डाली। अब इसका जो वॉल्यूम है, इसने इसका जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया अंदर जाते ही थोड़ा पानी बाहर निकलेगा। मतलब भरी हुई पूरी एक बकेट के अंदर आप अपना हाथ डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो आपके हाथ का जितना वजन है, उसने जितना पानी डिस्प्लेस कराया, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो फोर्स है, दैट विल बी द फोर्स ऑन दिस लिक्विड। यहाँ से बट सर अगर कंटेनर अगर आधा भरा होगा तो कैसे निकलेगा पानी? थोड़ा पानी ऊपर तो आएगा ना। थोड़ा ऊपर आएगा। हाँ, मतलब कंटेनर के अंदर सपोज मैंने ये डस्टर डाल दिया तो एक कंटेनर का जितना, मतलब इसका जितना वॉल्यूम है उतना पानी डिस्प्लेस होगा। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उस पानी के वजन जितना फोर्स इसके ऊपर बॉयंसी लगेगा। उस टाइम वो हाइट डिस्प्लेस होगा। हाँ पहले जितना हाइट था उससे भी हाँ, थोड़ा बढ़ेगा या फिर बाहर निकाल लेगा। मतलब इसी के वॉल्यूम जितना पानी बाहर निकाल लूँगा मैं, उतना ही फोर्स यहाँ से उसके ऊपर लगेगा। यहाँ से उसका mg फोर्स लगता है नीचे की तरफ और बॉयंट फोर्स लगता है यहाँ से ऊपर की तरफ। तो वो बॉयंट फोर्स एक्चुअली कितना होगा? અગર મોટું બકેટ લીધું એમાં આપણે થોડું પાણી ભર્યું અને એની અંદર કોઈ નાની વસ્તુ નાખી તો પાણી ઉપરથી ડિસ્પ્લેસ નહીં થાય? ડિસ્પ્લેસ ના થાય, પણ ઉપર તો જાય ને થોડું। હા, કે જે ઉપર ગયું, મતલબ જે વસ્તુ તે નાખી એનું વોલ્યુમ અને એણે કેટલું પાણી ડિસ્પ્લેસ કર્યું, એ પાણી જેટલું ડિસ્પ્લેસ થયું એટલો ફોર્સ એની ઉપર બોયન્ટ્સ લાગશે, એવું આ આર્કિમિડીઝે આપણને કીધું। એના પરથી આપણે આ સમજ્યા કે ભાઈ બોટને તરાવી હોય તો કેવી રીતે તરે। પછી ऐसे 3 केस होते हैं कि इफ़ वी हैव अ लिक्विड तो कोई चीज़ ऐसे पूरी ऊपर कब रहेगी, पार्शियली सबमर्ज कब हो जाएगी और पूरा डूब कब जाएगा। इसके लिए डेंसिटी का डिफरेंस देखना पड़ेगा
कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब ये वाटर और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम तो वो फ्लोट करेगा प्रॉपरली, थोड़ा भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रो ज़ीरो, तो ऐसी कंडीशन होगी। रो ज़ीरो मतलब ऑब्जेक्ट कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है उससे पानी की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सेम या तो थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कंप्लीटली बढ़ गई लिक्विड की डेंसिटी से तो ऑब्जेक्ट अंदर डूब जाएगा। मतलब ये फ्लोटिंग के 3 रूल है कि वो कंप्लीटली फ्लोट कब करेगा, तो जब उनकी डेंसिटी सेम है और पार्शियली अंदर गया हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, ये पूरी बॉडी का एरिया फाइंड करोगे कि इतना ही फाइंड करोगे, इतना ही वॉल्यूम लेना है। समझ में आ रहा है कि इतना वॉल्यूम पानी में गया तो इतने वॉल्यूम ने ही पानी को डिस्प्लेस कराया, तो वही डिस्प्लेस किया हुआ जो पानी है वो आपको बॉयंट फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 केस है कि वो कम ऑब्जेक्टની ડેન્સિટી ઓછી હોય તો આવું થશે, तो भी ऊपर तरसे ना, लेस देन और इक्वल टू ऐसा बोल सकते। सेम होगा तो ऐसा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा, और थोड़ा कम होगा तो डूब जाएगा। लगता रहो फटाफट, जोड़ जोड़ लगता रहो। कौन सा? अच्छा हाँ, रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्टिकल, जो डूबा उसकी वजह से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ मतलब ये बोट पूरी की पूरी तो डूबेगी नहीं, इसका थोड़ा ही पोर्शन पानी के अंदर होगा। तो जितना पोर्शन पानी के अंदर होगा, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम जितना है, समझ में आ रहा है, ये जितना पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो डिफाइन करेगा कितना बॉयंट फोर्स है। हाँ, इसमें डिटेल में तो बहुत जा सकते हैं, पर नीट के पर्सपेक्टिव से हम इतना ही करेंगे जितना चाहिए। फिर रेनॉल्ड्स नंबर होता है एक, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? नंबर n इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। इसका मतलब क्या होता है सपोज कोई पाइप है, उसमें से फ्लूइड ऐसे जा रहा है और सारे पार्टिकल्स की इसकी वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी आर सेम। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर टर्बुलेंट फ्लो कब होता है कि जब यहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम ना हो, कहीं पे बढ़ जाए कहीं पे कम हो जाए। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द फ्लूइड पाइप इज नॉट सेम, देन वो बन जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? ये स्ट्रीमलाइन ऐसे एक दूसरे में घुस जाती है। ध्यान, तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000 तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और इफ रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 होगा तो वो नॉट डिफाइंड। कौन सा फ्लो है हम ऐसा बोल नहीं पाएंगे। क्या बोला मैं अभी? क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड बाय रो वी डी बाई ईटा, वेयर डी इज द डायमीटर, वी इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अब किसी एक लिक्विड, एक पाइप में से पानी जा रहा है और ऐसे पूरे पानी का 3 सेगमेंट ले लिए मैंने, एक स्ट्रीम लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन।
इसमें 3 पार्टिकल को ले लिया, अब तीनों पार्टिकल की अगर वेलोसिटी सेम है तो वो स्ट्रीम लाइन कि जितना पानी आया उतना एक ही टाइम पे निकल गया। पर अगर वो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी तो क्या होगा, वो एक दूसरे में ऐसे घुस जाएंगे। तो अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो मतलब इसमें सारी वैल्यू डालेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम, डायमीटर ऑफ द मतलब पाइप और ईटा मतलब विस्कोसिटी इसकी, ये सब कुछ डालेंगे तो नंबर मिलेगा कुछ। अगर वो नंबर 2000 से कम है, लेस देन 2000, अगर 2000 से कम नंबर आता है जो से क्लास ओके 10-15 मिनट आप हम खाली MCQ अंदर ला के कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर 2000 से कम है तो, अगर 3000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, और इन बिटवीन अगर है तो वो नॉट डिफाइंड है। वो कौन सा फ्लो है हम नहीं बोल पाएंगे। ईटा विस्कोसिटी, वी वॉल्यूम। આ તો સમજવા માટે છે કે સ્ટ્રીમલાઇન કોને કહેવાય અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો કોને કહેવાય, वो समझाने के लिए वेलोसिटी को बताया। डायमीटर ऑफ द पाइप। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या उससे हमारा विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, लेयर, पानी के लेयर के ऊपर ऐसा होता है। देखो सपोज इस सरफेस के ऊपर थोड़ा ऑयल स्पिल कर दिया जाए, थोड़ा तेल नाखी दो ये और पछा उस स्लैंट पॉइंट कर दो तो सारा का सारा ऑयल निकल जाएगा कि थोड़ा रह जाएगा। ऐसे उसको मैं इंक्लाइन करूँगा तो सारा का सारा तो नहीं निकल जाएगा, थोड़ा रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड ऐसे है, समझ में आ रहा है। सबसे ऊपर जो फ्लूइड का है वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये ए मान लो, इसको बी मान लो, सी, डी, ई और एफ। तो सबकी वेलोसिटी यहाँ से सबसे ज़्यादा, थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, उससे भी कम, उससे भी कम। तो ये वाला पोर्शन जो सरफेस के साथ चिपका हुआ है वहाँ पे ऑयल चिपका रहेगा, और ऊपर वाला ऑयल जो है वो फास्टली स्पिल हो जाएगा, मतलब स्लिप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो क्या भाई एक ही ऑयल के ही सरफेस के ऊपर सरफेस का फ्रिक्शन होना उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। मतलब गाड़ी की इंजन का ऑयल होता है, उसे हम ऐसे हाथ में लेके ऐसे चेक करते हैं कि हमारी चमड़ी और बीच में एक ड्रॉप लेते हैं, फिर उसको ऐसे चेक करते हैं कि हमें फ्रिक्शन महसूस होता है। अगर फ्रिक्शन महसूस होता है तो विस्कोसिटी ख़त्म हो चुकी है, और अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा स्मूथ चल रहा है, मतलब विस्कोसिटी है अभी भी इसमें। समझ में आ रहा है, ऐसा मतलब है। मतलब वो ऑयल क्या करता है, इंजन के पार्ट्स के ऊपर चिपक जाता है, मतलब दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, ऑयल आगे पीछे होता रहता है। समझ में आ रहा है, इसलिए इंजन के अंदर के पार्ट घिसेंगे नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अलग बात है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो यहाँ से मैंने कुछ मास डाला, सपोज dm/dt। dm/dt का मतलब क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। यहाँ से जितना लिक्विड का मास मैंने डाला यहाँ से उतना ही निकलेगा, कोई और ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। 10-15 मिनट में ख़त्म कर दो, 10 मिनट बस। कहाँ पे? हाँ, अभी 10 मिनट में ख़त्म करके वहीं ले जाता हूँ। ओके हाँ, यहाँ से आपको यही याद रखना है कि इनकमिंग फ्लूइड इज आउटगोइंग फ्लूइड इक्वल टू आउटगोइंग फ्लूइड। मतलब A1V1 इक्वल टू A2V2। मतलब एरिया 1 में से जितनी वेलोसिटी से आएगा, मतलब जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ 1 लीटर पानी डाला तो यहाँ से 1 लीटर ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इसको बोलते हैं मास फ्लक्स, कि जितना मास यहाँ से आया उतना ही मास फ्लक्स यहाँ से निकला। तो तेरे पास पाइप है, एक जगह छोटी है, एक पाइप यहाँ से बड़ी है, यहाँ से 1 लीटर पानी डाला तो वहाँ से 1 लीटर निकलेगा। कोई तो ऑप्शन है नहीं। नहीं, कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब ये होता है यहाँ से जितना डाला उतना यहाँ से निकला। मतलब मास फ्लक्स एंटरिंग द वन साइड इज इक्वल टू मास फ्लक्स आउट गोइंग फ्रॉम द सेकेंड साइड।
નાખ્યું તો એ વચ્ચે તો થોડું રહેશે ને પછી બહાર તો ઓછું જ આવશે. રહેશે, પણ इन दिस चैप्टर वी आर कंसिडरिंग आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है. तो सारी थियरी किसके लिए है? आइडियल फ्लूइड के लिए. समझ में आ रहा है? इसलिए जब ये पढ़ेंगे तो इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल बेस कि भाई यहाँ से कुछ डाला तो यहाँ कितना निकलेगा. तो आपका क्वेश्चन होगा, असर्शन में ऐसा बोलेंगे कि मास फ्लक्स एंटरिंग फ्रॉम ए साइड इज इक्वल टू मास फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम बी साइड. फिर उसका रीजन ये बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट A1V1 इक्वल टू A2V2. तो आपका आंसर क्या होगा? असर्शन इज एक्सप्लेनिंग द रीजन, और रीजन ही असर्शन का भी एक, मतलब दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, दोनों सही है. समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जो थियोरिटिकली बेस्ड होंगे. अब इसके बाद 2 थियरी बाकी है, वो क्लास में कर लेते हैं. बर्नौलीज प्रिंसिपल, फिर टॉरिसिलिस लॉ और 15 MCQ. તો આટલા માટે મારે રેકોર્ડિંગ બગાડવું પડશે. કરે દો, કોઈ આવે તો રાહ જોશે. बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बर्नौलीज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं. फिर फ्लूइड को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए उसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ा है, ऐसे उसको डिराइव करते हैं. पर अभी डेरिवेशन में मत जाओ. यहाँ से जितना फ्लूइड डालेंगे, सपोज ये H हाइट पे है और ये H2 हाइट पे है, H1 H2, तो फ्लूइड को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए उसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. देयर मस्ट बी अ प्रेशर डिफरेंस. तो यहाँ से प्रेशर इनसाइड, यहाँ पे प्रेशर आउटसाइड. तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? लोअर एंड पे प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ से, तो अभी यहाँ से फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा. तो आपको ये अप्लाई करते वक्त याद रखना है कि ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, बिकॉज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस तभी फ्लूइड मोशन कर पाएगा. समझ में आ रहा है? फिर इसको याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को. इसको अप्लाई करने के तरीके सीखने हैं, वो हम अभी MCQ सॉल्व करेंगे, उसमें आ जाएगा. टॉरिसिलिस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ कंटेनर है, उसमें एक होल कर दिया तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा. तो जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो √2gh. फिर उसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी? तो जब उसका h/2 हाइट पे होल किया जाए. सपोज पूरी हाइट h है, तो h/2 हाइट पे जब किया जाए तो रेंज मैक्सिमम होगी. कब? तो क्या h/2 हाइट पे होल किया जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी. और रेंज का एक फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू मतलब पानी कितना दूर तक जाएगा. इसके बाद विस्कोसिटी. विस्कोसिटी तो मैंने आपको समझा दिया, पर विस्कोसिटी का फोर्स समझ लेना है तो वो समझ सकते हैं, ईटा ए dV/dx. उसमें ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट. समझा देता हूँ उसका क्या मतलब होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस में वेलोसिटी ग्रेडियंट्स पूछते हैं. इसमें मैंने ऐसा बताया कि एवरी फ्लूइड जो कॉलम है वो अलग अलग तरीके से मोशन करती है. अलग अलग ये फ्लूइड की जो रो है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करती है. तो उसकी वेलोसिटी सबके लिए अलग अलग है. तो dV/dx, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया. जब इसके ऊपर ऑयल था और उसको मैंने ऐसे किया तो सबसे ऊपर वाले ने ज़्यादा वेलोसिटी की और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया. समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस, dV/dx. तो मतलब डिस्टेंस अलग अलग है, वेलोसिटी भी अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस. सब ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है इसलिए. तो ये फोर्स है विस्कस फोर्स. इसका मतलब होता है ईटा एरिया इंटू dV/dx. हाँ, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल. ऑयल है तो उसका विस्कोसिटी कितना है, पानी है तो उसका विस्कोसिटी कितना है.
5 मिनट। फिर स्टोक्स लॉ आता है, उसका फॉर्मूला है 6π∗RV। स्टोक्स लॉ मतलब कि अगर फ्लूइड से भरा हुआ कोई कॉलम है, उसके अंदर बॉल को फेंका जाए तो उसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स लगता है। ये कोई 6π∗RV। इसमें मतलब कोई फ्लूइड भरा हुआ कॉलम है, पानी भरा हुआ पूरा कॉलम है। 11th में एक्सपेरिमेंट आता था ये, कि एक लिक्विड भरा हुआ, टर्पेंटाइन भरा हुआ एक पाइप होता है, उसमें एक छरा हम छोड़ते हैं तो वो स्ट्रीम लाइन में नीचे आता है, मतलब फ्लूइड को डिस्प्लेस करते करते नीचे आएगा, तो उसके ऊपर जो फ्लूइड लगाएगा वो इतना होगा 6π∗RV ड्यू टू फ्रिक्शन विद द फ्लूइड। हाँ, ड्रैग फोर्स बोल सकते हैं इसको, स्टोक्स लॉ या फिर ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स के बाद क्या है कि ये जो बॉल अंदर जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला खाली लिख लो, ये लास्ट फॉर्मूला है 2/9 η रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑफ लिक्विड। 2/9 η 2r²g अपॉन 9 η, बाजू में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड भरे हुए पाइप में किसी बॉल को फेंका गया तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इस फॉर्मूला से वो मिल जाएगी। 2r²g अपॉन 9 η।